हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 3rd एंड 4th वीक नवंबर 2025 का। टोटल इन दोनों सप्ताह का एक ही जगह आपको कंटेंट मिल जा रहा है करंट अफेयर्स का। और आपको पता है कि हम लोग जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे जो वीडियोज़ होते हैं, चाहे वो PDF होते हैं, तो वो सब हम लोग टॉपिक वाइज लेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे राजनीति के नाजुक फैसले, इन सब से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चल रहा है और उसमें करंट अफेयर्स तो शानदार आए हैं। हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जीएस के बाकी सब्जेक्ट, अगर साइंस के अलावा और दूसरे कोई सब्जेक्ट के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, करंट अफेयर्स ही आ रहा है 20 प्रश्न। और वो सब जो करंट अफेयर्स का ये जो जनवरी से नवंबर का मैराथन मैंने कराया था, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम ही नहीं बल्कि बच्चे बोल रहे हैं। हम तो सेंटर पर भी गए थे और तमाम बच्चों से बातचीत भी की हमने, और उन सब का यही कहना था। और कमेंट्स भी आ रहे हैं लगातार। तो अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। और ये तो ग्रुप डी है, इसके अलावा यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी हो गया। हर एग्जामिनेशन में प्रश्न टकराते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर्स। और आपको बताऊं कि इसका जो PDF है वो आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। और ये भी, इसका भी PDF आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल सकता है। अगर सिर्फ ये वाला PDF चाहते हैं तो भी परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो शानदार तैयारी हो जाती है करंट अफेयर्स की। एक बेसिक मेंबरशिप है, दूसरा है ISPCS मेंबरशिप। और ये इसमें PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है। पिछले साल यानी 2024 के मिल जाएंगे, इस साल यानी 2025 का, और अगले एक साल तक का अपडेट आपको मिल जाएगा। देखिएगा जरूर शार्प लर्निंग ऐप पर। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, आपके सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस यानी 26 नवंबर पर कितनी भाषाओं में संविधान का डिजिटल अनुवादित संस्करण जारी किया है? आंसर होगा टोटल 9। कौन कौन से ये संस्करण है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और आंसर भी 9 है। उन भाषाओं के बारे में बात कर लें। मलयालम हो गया, मराठी हो गया, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया। ठीक है, ये सारे लिस्ट भी आगे। तो 9 भाषाओं में डिजिटल संस्करण जारी किया गया है। और इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, उसी के दौरान। आगे बढ़ते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? क्या नाम है उनका? आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत। इनको शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 24 नवंबर को। 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल 24 नवंबर से शुरू हो चुका है और 16 महीने का होगा, यानी 9 फरवरी 2027 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। तो देख लीजिए, कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है। 53वें हैं जस्टिस सूर्यकांत, 52वें थे जस्टिस BR गवई, 51वें थे जस्टिस संजीव खन्ना, 50वें जस्टिस DY चंद्रचूड़, 49वें जस्टिस UU ललित थे। उससे पहले की बात करेंगे 48वें तो जस्टिस N वेंकट रमना। ठीक है, उससे पहले 47वें जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। उससे पहले बात करेंगे जस्टिस रंजन गोगोई 46th। ओके, तो ये पूरी लिस्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जैसे ग्रुप डी की बात करेंगे, उसमें प्रश्न आ चुके हैं कि आप ये बताइए कि जो जस्टिस संजीव खन्ना थे या फिर जस्टिस BR गवई, वो कौन से वे चीफ जस्टिस थे? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जस्टिस तो हो गया क्वेश्चन जस्टिस वाला। अगला क्वेश्चन, हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय मांगी, जिसका जवाब उन्हें मिल गया? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 143(1). ठीक है, अनुच्छेद 143(1). ये दुर्लभ मामला है, संवैधानिक कदम उठाया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और उन्होंने 13 मई में ही संविधान के अनुच्छेद 143 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी 14 मुद्दे पर। ठीक है, तो कई बार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 20 नवंबर 2025 को जवाब दे दिया।
मोटे तौर पर अगर कहेंगे क्या पूछा गया था, मोटे तौर पर ब्रॉडली ये पूछा गया था कि क्या न्यायिक आदेश यह तय कर सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 200 क्या है, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया वो है प्रावधान। और 201 उसमें प्रावधान ये है कि जब राज्यपालों द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर लिया जाता है, राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, तो मतलब उसका कोई लिमिट क्या अदालत तय कर सकती है और कैसे काम होना चाहिए। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें नहीं लगता है कि गवर्नर के पास विधानसभाओं से पास बिल पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है। गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दें या बिलों पर दोबारा विचार करें, विचार करने के लिए मतलब विधानसभा को फिर से भेज दें। तो ये है, तो 3 ही ऑप्शन है, मतलब एक तो मंजूरी दें, एक विचार करने के लिए वापस भेज दें विधानसभा को, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिल की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। ये मूलतः यही बातें थी जिस पर सवाल जवाब पूछा गया था। मामला क्या था, मामला आगे बताए थे हम। ऐसा ही एक और प्रश्न इस तरह से भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ पर यह होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई सलाहकारी राय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया। सवाल था कि अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास प्रस्तुत होता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा मंजूरी देना, या दोबारा विचार करने के लिए विधानसभा को भेजना, या प्रेसिडेंट के पास भेजना, या राष्ट्रपति के पास भेजना। ठीक है, ये तीनों बातें हमने कही थी पिछले प्रश्न में भी। अब ये मामला कैसे आया था, मामला आया था तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु के विधानसभा के द्वारा जो बिल पास थे बहुत सारे, उस पर महीनों वहाँ के गवर्नर RN रवि बैठ गए थे, मतलब उसको लेकर अपने पास पड़े हुए थे। कुछ को राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया था, वहाँ भी पड़े हुए थे। तो फिर वहाँ की जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर में अगर राज्यपाल उसको ओके नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि ये पास हो चुका है। अब एक तरह से देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में बदलाव कर दिया है, ठीक है, और इसमें दे दिया है कि मंजूरी देना होगा, या विचार करना होगा, या प्रेसिडेंट के पास भेजना होगा। और एक और बात कह दिया कि मतलब कोई समय सीमा नहीं लागू की जा सकती, जो कि पहले समय सीमा लागू की थी। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राजनेता ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आंसर होगा नीतीश कुमार। 20 नवंबर को उन्होंने शपथ ली है। JDU यानी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बने हैं। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ उन्होंने ली है। एकमात्र इस देश के राजनेता हैं जिन्होंने इस मामले में अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, कब कब बने हैं, ये 10 बार बन चुके हैं, 19 साल से ज़्यादा। अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले में दूसरा स्थान वीरभद्र सिंह का है, फिर जयललिता का, और 6 बार वो बनी थी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय तक, यानी ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वह है पवन कुमार चामलिंग का, सिक्किम के। 5 बार में कुल 24 साल 166 दिन तक वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। फिर है नवीन पटनायक का 5 बार में 24 साल लगभग। उसके बाद है ज्योति बसु का, ये 5 बार में 23 साल 137 दिन। फिर गोगोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, 5 बार में कुल 22 साल 250 दिन। फिर ललथन हवला मिजोरम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 5 बार में 22 साल 60 दिन। तो ये तो है सबसे ज़्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड का। इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं अंदर से। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन की बात हो रही है और ये काउंटिंग की बात हो रही है कि आखिर कितनी बार शपथ ली है। तो सबसे ज़्यादा बार नीतीश कुमार, ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय तक पवन कुमार चामलिंग, याद रहना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ लगातार दूसरी बार किसने ली है। तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी के हैं दोनों, उन्होंने। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सबसे युवा विधायक कौन चुने गए। मैथिली ठाकुर हैं वो, ठीक है। तो मैथिली ठाकुर 25 साल की हैं और आपको पता होना चाहिए कि भारत में विधानसभा चुनाव यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसका चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है।
वोट डालने के 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की 25 वर्ष है। तो ये प्रावधान जो ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में दिया हुआ है। तो जैसे ही 25 साल की हुई मैथिली ठाकुर और उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट से, और बिहार की सबसे युवा वो विधायक बन गई हैं। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं और वायरस और बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन होगा, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी यानी तपेदिक उसके मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? आंसर होगा 21% की गिरावट हुई है। और ये रिपोर्ट है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025, ठीक है, उसी ने ये जारी किया है नवंबर में। और वैश्विक जो दर है ना यानी कम होने की, वो है 12%, लेकिन भारत में 21% है, यानी बहुत ही बेहतर स्थिति में भारत जो है। भारत में टीबी के मामले अगर देखेंगे तो 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 थी 2015 में प्रति 1 लाख पे, जो 2024 में घटकर 187 हो गई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि एंड टीबी का लक्ष्य 2025 तक में 50% की घटनाओं में कम करना था, लेकिन भारत अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। दुनिया के तमाम देश भी उस स्तर तक अभी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में? आंसर को 25%। पूरी दुनिया में 100% है, 100 है अगर, तो उसमें से 25 भारत में ही है टीबी के मरीज। ये बहुत ही खराब स्थिति है भारत में, ठीक है। हालांकि घटनाएं कम हो रही हैं। आपने देखा कि इंसिडेंट जो है ना वो हमने गिरावट लाई है, 21% कम हुआ है टीबी के मामले में, लेकिन फिर भी हम दुनिया का 25% टीबी का बोझ लेकर बैठे हुए हैं। तो भारत को अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है, तो भारत में 25%, उसके बाद है 10%, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में है 6.8%, चीन में 6.5%, पाकिस्तान में 6.3%, फिर नाइजीरिया है 4.8%, फिर कांगो है, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात जो आपने जाना। इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब आगे बढ़ते हैं और नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, उसका कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आंसर का जस्टिस विक्रम नाथ, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट सीनियर ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके ठीक नीचे वाले पद जो होता है, मतलब उससे जो जूनियर हुआ, एक जूनियर व्यक्ति, वो इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनता है, ठीक है, नालसा का। नालसा के जो संरक्षक होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के, यानी दूरसंचार मंत्रालय उनके सचिव। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला विश्व कप 2025 विजेता टीम की किस खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऋचा घोष को, ठीक है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 नवंबर को उनको डीएसपी पद पर नियुक्त किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? रियल जीडीपी को कई बार केवल जीडीपी भी लिखा जाता है। आंसर का 8.2%, कितना है? 8.2%, ठीक है। तो ये रिपोर्ट लेटेस्ट आई है और ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है एनएसओ ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो पहली तिमाही में अगर हम देखेंगे कितनी थी, तो 7.8% थी, और दूसरी तिमाही में 8.2% है। इस तरह से अगर पहली छमाही देखेंगे हाफ ईयरली का, वो है 8%, ये टोटल ये होता है। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रियल जीडीपी होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा जीडीपी होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी
जो होता है वो करंट प्राइस पे होता है, और रियल जीडीपी जो होता है वो एक खास ईयर को पैमाना मान लिया जाता है, जैसे अभी है 2011-12, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के जीडीपी और राष्ट्रीय लेखा डेटा यानी नेशनल अकाउंट डेटा, तो उसको इनमें से कौन सा ग्रेड दिया है? आंसर का सी ग्रेड दिया है। आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है, जो कि सबसे खराब से थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। तो उसका कहना है कि जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो सब जो लिए जा रहे हैं, वो उसका पैमाना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए ना, वो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर होगा। माहेश श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पश्चिमी सेना कमान में शामिल हुआ, तो इसका नाम क्या है? इस श्रेणी का ये पहला है, तो पहला जो होता है ना उसका नाम वही होता है, तो INS माहे कहेंगे हम। तो ये माहे श्रेणी का पहला पनडुब्बी विरोधी युद्धक ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। शैलो वाटर क्राफ्ट जो होता है ना थोड़ा छोटा होता है, ओके। बड़े जो जहाज होते हैं डिस्ट्रॉयर कहे जाते हैं, उससे भी बड़े होते हैं वो जो है वो उससे भी बड़े, जैसे INS विक्रमादित्य हो गया, वो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। तो ये छोटा है, इसकी ज़रूरत क्यों है? उथले पानी में। ये सबमरीन जो होता है ना वो छोटा ही होता है ना, तो वो कम पानी में भी जा सकता है, समुद्र के नीचे चुपचाप रह सकता है। तो ये अब वहाँ पर कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए ये शैलो वाटर क्राफ्ट हैं, जो कि छोटे जहाज हैं और वो उथले पानी में भी चल सकते हैं, तो वहाँ वो पता लगा सकता है कि कहाँ पर सबमरीन छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई, पायलट की डेथ हो गई? आंसर होगा दुबई एयर शो। घटना है 21 नवंबर को क्रैश हुआ है, दुखद घटना ये हुई है। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, ये विमान उड़ रहा है और अचानक से आगे बढ़कर और नीचे गिर गया। ये इस तरीके से नीचे गिर गया। ये 21 नवंबर की बात है। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट ये हवा में कलाबाजियाँ कर रहा था, तभी थम गया। सैकड़ों कैमरों ने कि तेजस किस तरह से ज़मीन पर टकराया है। आग का गोला हुआ, फिर धुएं का गुबार हुआ, पायलट भी खुद को नहीं बचा सके हैं, ठीक है। और आपको बताऊं कि ये जो तेजस है ना, इसकी ये दूसरी घटना है। पहली घटना हुई थी जैसलमेर में, लेकिन पायलट की डेथ नहीं हुई थी, और दूसरी घटना ये दुबई में हुई है, जिसमें पायलट की डेथ हो गई है। ओके, तो ये घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 राजस्थान में आयोजित किया गया है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये 17 से 30 नवंबर तक ये चला, और ये कहाँ पर? तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहीं पर 8वां ये संस्करण था। अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच बेलगावी यानी कर्नाटक में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 आयोजित हुआ है? आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। 11वां संस्करण था ये, और 10 से 23 नवंबर तक ये आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इवेंट यानी घटना, दुर्घटना, आयोजन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा मंडप, उसका उद्घाटन नवंबर 2025 में किसने किया? आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ये 24 नवंबर को उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे 25 नवंबर को। तो वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने महाआरती में पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो आयोजन है ना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसका मुख्य आयोजन वो हो रहा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। वैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में एक साथ आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मुख्य आयोजन कुरुक्षेत्र में है। ये 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक। कुरुक्षेत्र वहीं है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे हम लोग। संविधान दिवस यानी 26 नवंबर पर यूनेस्को मुख्यालय यानी पेरिस फ्रांस में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है 26 नवंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस शहर में UN
COP30 क्लाइमेट समिट नवंबर 2025 में आयोजित हुआ, जहां पर आग लग गई। आंसर का बेलेम, ब्राज़ील में। ये पूरा का पूरा आयोजन स्थल ही जल उठा और वहाँ पर भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो भी मौजूद थे उस वक्त, तो उनको भी बाहर निकाला गया था, हालांकि वो सुरक्षित हैं और बहुत सारे लोगों को निकाला गया वहाँ। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस COP30 क्लाइमेट समिट 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर का भूपेंद्र यादव, भारत के वन और पर्यावरण मंत्री, वो पहुंचे थे और उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। और भारत ने खासतौर पर फोकस किया इसमें कि दुनिया को सामूहिक रूप से जलवायु वित्त पोषण उसको बढ़ाना चाहिए, फंडिंग दुनिया भर को ज़्यादा करना चाहिए, ऐसा मैसेज दिया है उन्होंने। तो COP30 जो है संयुक्त राष्ट्र का 30वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन था, जो कि 11 से 22 नवंबर तक ब्राज़ील के शहर बेलेम में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के मदीना के पास नवंबर 2025 में टैंकर और बस के बीच में दुर्घटना में करीब 42 भारतीयों की मौत हो गई? आंसर का सऊदी अरब। उम्रा करने जा रहे थे, तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे और उसी के दौरान बस जो है ना वो टकरा गई एक टैंकर में और भयानक हादसा हुआ। मक्का से मदीना के रास्ते में मुफरीहात एक जगह है, वहीं पर ये घटना हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। डेविस कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? आंसर का इटली। इटली ने स्पेन पर शानदार जीत के साथ अपना चौथा डेविस कप जीत लिया है, तीसरा लगातार है और चौथा वैसे हम कहेंगे डेविस कप। अगला क्वेश्चन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है या किन देशों को? आंसर का भारत और श्रीलंका को मिली है। ये टूर्नामेंट जो है ना वो 2026 में होना है, 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक, और फाइनल मैच होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? आंसर होगा रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में, यानी जयपुर में मुख्य उद्घाटन हुआ इसका, और अलग अलग शहरों में भी आयोजित किया जा रहा है, 7 शहरों में राजस्थान के, जैसे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, इन सब जगहों पर भी। ठीक है, तो ढेर सारे खेल हैं, ये गेम्स शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम बताएं? तो ऊंट है ये, और ऊंट तो है लेकिन दोनों का नाम क्या है? नाम है खंबा और घनी। क्या कहेंगे? खंबा और घनी। अगर ऑप्शन में खंबा और घनी हो तो आप वही ओके करना, अगर ऊंट लिखा हो तो ऊंट ओके कर देना आप। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की थीम सॉन्ग क्या है? आंसर होगा पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। क्या है? पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ये है इस बार की जो थीम सॉन्ग है वो। अगला क्वेश्चन, लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है? आंसर होगा भारत ने। भारत की टीम ने चीनी ताइपो यानी ताइवान को हराकर ये खिताब जीता है। और कहाँ पर आयोजन हुआ था? ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है, वहीं पर ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है उनका गेनाडी गोलोवकिन। गेनाडी गोलोवकिन उनको अध्यक्ष बनाया गया है इस बार। वो कजाकिस्तान के रहने वाले हैं मूलतः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्ल्ड बॉक्सिंग का? तो लीजेन में है। लीजेन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किस देश की टीम ने जीता है? भारत ने जीत लिया है। भारत ने कोलंबो में यानी श्रीलंका में आयोजन हुआ था, तो नेपाल को 7 विकेट से हराकर ये खिताब जीत लिया है। ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट खेलते कैसे हैं? सफ़ेद कलर का बॉल होता है और उसमें ना बॉल बेरिंग होता है ना, वो डाल दिया जाता है, तो आवाज़ से वो खेलते हैं। जैसे बॉलर को अगर बॉल फेंकना है तो पहले वो आवाज़ लगाता है कि वो फेंकने जा रहा है। ठीक है, इशारा करता है आवाज़ के जरिए। उसके बाद बॉल जो है ना वो एक बार टप्पा खाना चाहिए,
तो उसी से जो ब्लाइंड लोग हैं ना, ब्लाइंड के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो समझते हैं कि अच्छा बॉल इस डायरेक्शन में आ रही होगी, आवाज़ झंझनाती हुई आती है, और फिर वो बैट को घुमाते हैं, और उसी आवाज़ से बाकी जो खिलाड़ी हैं वो सब भी सुनकर जो नो बॉल को रोकते हैं, पकड़ते हैं। ये खास चीज़ है। अगला क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी कप 2025, उसमें भारत ने महिला और पुरुष कैटेगरी में 9 गोल्ड सहित कितने मेडल जीत लिए हैं? आंसर का 20। 9 गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीत लिए हैं। तो गोल्ड मेडल की विजेता देख लीजिए, मीनाक्षी हुड्डा, निखत जरीन, प्रीति पवार, जैस्मिन लिम्बोरिया, रुंधति चौधरी, नूपुर शोरान, परवीन हुड्डा। सिल्वर देखेंगे तो पूजा रानी, फिर ब्रॉन्ज मेडल नीरज फोगाट और स्वीटी बुरा, ये महिला है। पुरुष की बात करेंगे, 2 गोल्ड मेडल पुरुषों को मिला है, सचिन सिवाच, हितेश गुलिया, और सिल्वर मेडल आप देख रहे हैं और ब्रॉन्ज भी देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप मुझे ना करंट में ये करा दीजिए कि खेल और खिलाड़ी की, इस खेल से फलाने खिलाड़ी हैं। देखिए, हजारों खिलाड़ी हैं भारत में, ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे हर खेल और खिलाड़ी का नाम? तो याद करने का अच्छा तरीका क्या है, जिन सब ने गोल्ड जीता हुआ है उन सब का नाम आप याद रख लीजिए कि मीनाक्षी हुड्डा, ठीक है, इन्होंने, तो कौन है ये? मीनाक्षी हुड्डा मुक्केबाजी हैं, तो मुक्केबाजी से रिलेटेड है, तो ये सब नाम मुक्केबाजी से है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जो गोल्ड वाले हैं ना, वो बस वही याद रखेगा, बाकी को कितना याद रखेंगे? प्रश्न गोल्ड वाले से आता है कि फलाने खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं, या मतलब इस तरह से आता है, तो आपको वो बताना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न यहां पर होगा कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीतकर टॉप स्थान हासिल किया? आंसर का 10। 6 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पदक विजेताओं की अगर हम बात कर लेंगे एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में, तो देखिए गोल्ड मेडल जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम, तो ये भी आपको याद रखना है किससे? तीरंदाजी से। ठीक है, फिर गोल्ड जीता है धीरज बम देवरा, अंकित भट्ट ने जीता है। ठीक है, और तानु दास राहुल यशदीप भोगे, फिर अभिषेक वर्मा दीपशिखा, इन्होंने जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने, इसके अलावा ये महिला कंपाउंड में पृथका प्रदीप दीपशिखा ने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी सिल्वर का आप ये देख रहे हैं, और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये पूरी लिस्ट जो है ना वो आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेते हैं। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में, 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ओरिओल प्ला, इनको मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन, 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सबसे ज़्यादा किस देश ने ट्रॉफियाँ जीती हैं? ब्रिटेन ने 7 ट्रॉफियाँ जीती हैं ब्रिटेन ने। ये सब पूरी लिस्ट में ये दे रहा हूँ। ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स है, दुनिया भर के जो टीवी सीरीज़ हैं उन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, भारत का भी एक फिल्म जो है ना, भारत की फिल्म और टीवी को दिया जाता है मिलने। तो भारत की एक फिल्म थी चमकीला, अमर सिंह चमकीला, ठीक है, उसको भी नॉमिनेशन मिला था, हालांकि उसने कोई खिताब नहीं जीता है उसमें। ठीक है, दिलजीत दोसांझ जो है ना उसके एक्टर थे। अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन है? तो कैमिकारा, क्या नाम है? कैमिकारा। ठीक है, द हिंदू ने इसको प्रकाशित किया था, मुझे लगा देना चाहिए। लंदन में आयोजन हुआ था ये जो है ना अवार्ड्स कंपटीशन था, उसमें यह खिताब जीता इसने। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर का फातिमा बोश फर्नांडेज, फातिमा बोश फर्नांडेज। अब ये जो नाम है ना काफ़ी चर्चा में रहा है कई वजहों से।
एक तो मिस यूनिवर्स बन गई है, चर्चा का विषय ये है, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ना इन पर जो टिप्पणियां की गई थी उसका बहुत ही कड़ा विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। इनको डम्ब कहा गया। उस पूरे कंपटीशन के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया और फिर नतीजा ये हुआ कि इनको कह दिया कि तुम बाहर जाओ, भागो। लेकिन इन्होंने प्रतिरोध किया, कहा मैं क्यों जाऊं, और जाएंगे तो सब जाएंगे। और नतीजा ये हुआ कि जितनी भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने आई थी इस कंपटीशन में, वो सब के सब इनके साथ चली गई। और आखिरकार जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने ये तमाशा किया था, उस पर कार्रवाई की गई। तो यहाँ ये भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स कौन कौन है। एक तो अभी है 2025 वाली फातिमा बॉश फर्नांडिस, ये है मैक्सिको की। उससे पहले थी 2024 में विक्टोरिया केजर थेलविग, डेनमार्क की। 2023 में शेनिस पलासियोस, ये निकारागुआ की। 2022 में आर बोनी गैब्रियल, यूएसए की। और उससे पहले भारत की 2021 में थी हरनाज संधू, ठीक है। अच्छा, भारत की कौन कौन जो है ना मिस यूनिवर्स जो है ना वो रह चुकी हैं, तो ये देख सकते हैं आप। 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। 1994 में सुष्मिता सेन पहली भारतीय मिस यूनिवर्स थी। 2020 में सन 2000 में लारा दत्ता, और 2021 में हरनाज संधू। आगे बढ़ते हैं। देशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के लिए प्रथम नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किसे मिला है नॉन एनईआर श्रेणी में? आंसर होगा अरविंद यशवंत पाटिल, कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं ये, ठीक है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, इन्होंने ये अवार्ड जो है ना वो दिए हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में, जो मेन कैटेगरी है वो देख रहे हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा मिशेल बचेलेट, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। चिली जो है ना वो दक्षिण अमेरिकी देश है, तो उसी की पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये अवार्ड की घोषणा हालांकि काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन नवंबर में ये अवार्ड जो ना वो दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए एक बार ले चलते हैं मैप के जरिए। चलिए, प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ? दक्षिणी अमेरिका महादेश की ओर। ये है दक्षिण अमेरिका और ये है चिली। ये देखिए यहाँ पर, ये ऐसे देखेंगे आप, देखिए, ठीक है। ये है चिली। इसकी अगर राजधानी कहेंगे हम ना, कहाँ पर है? सेंटियागो है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक, ठीक है। मुद्रा यहाँ पर चलती है पेसो, ओके। तो ये जो अवार्ड है वो दिया गया है चिली की पूर्व राष्ट्रपति को, मिशेल बचेलेट, ठीक है। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, तो उसने वर्ष 2025 का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 किसे चुना है? आंसर का पैरा सोशल। क्या होता है पैरा सोशल? मतलब किसी अनजान प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति का जो जुड़ाव है उसी को पैरा सोशल कहते हैं। मतलब एक तरफा रिश्ता जिसमें एक व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, नेता, यूट्यूबर, टीवी कैरेक्टर या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर या फिर चैटबॉट को ही तो उसको बहुत जानता है, समझता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ना उसको नहीं जानता सीधे तौर पर, ठीक है। सरल भाषा में क्या है कि आप किसी को जानते हैं, वो आपको नहीं जानता है। भावनाएं आपकी तरफ से होती हैं, उनकी तरफ से नहीं होती, ठीक है। पैरा सोशल। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस लेखक को दिया गया है? सुशील शुक्ल को दिया गया है, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष जो है ना साहित्य अकादमी के माधव कौशिक, तो उन्होंने ये अवार्ड 14 नवंबर को दिया है। हालांकि इसकी घोषणा अवार्ड की कई महीनों पहले हो गई थी, लेकिन अवार्ड 14 नवंबर को दिया गया है दिल्ली में। किसके लिए दिया गया है? 1/12 एक कहानी संग्रह है, इसके लिए दिया गया है। बाल साहित्य का मतलब क्या हुआ? बच्चों के लिए जो लिखी गई किताब है वो है।
अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया? आंसर होगा नितिन कुशलप्पा एमपी, उनको दिया है। और क्यों दिया गया है? तो एक बुक लिखी इन्होंने, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड, ये कहानी संग्रह है और इसके लिए इनको दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं लिस्ट जो साहित्य बाल अकादमी का है। तो ये अलग अलग भाषाओं में हमने दे दिया है। हिंदी में सुशील शुक्ल, अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा एमपी, और बाकी भाषाओं में ये सब आप देख रहे हैं। इसको पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है। पीडीएफ जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर मेंबरशिप के ज़रिए आप ये ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 11 नवंबर को ये अवार्ड दिए हैं 2025 में अभी। ठीक है, ये 24 लिखा हुआ है तो मत समझ लेना कि पिछले साल, इसी साल मिला है। तो देखिए अलग अलग है, जैसे इसमें तो आपने देखा राज्य के बारे में तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। अगर जिले के बारे में देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में राजनांदगांव, ये छत्तीसगढ़ का है। पश्चिमी क्षेत्र में खरगोन मध्य प्रदेश का है। उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश का। दक्षिण क्षेत्र में तिरुनेलवेली तमिलनाडु का है। और उत्तर पूर्व में सिपाहीजला त्रिपुरा को ये खिताब मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला, उनका निधन हो गया 23 नवंबर 2025 को। तो उन्हें कौन सा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? आंसर होगा पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1970 में। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी थी वो। 91 ईयर की उम्र में अमेरिका में कैलिफोर्निया में इनका निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया 24 नवंबर 2025 को। तो उनकी पहली और आखिरी फिल्म का नाम क्या है? आंसर होगा दिल भी तेरा हम भी तेरे। और दूसरी आखिरी पिक्चर 21 जो रिलीज हो चुकी है। ठीक है, 89 ईयर के थे और अपने घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक और फिल्म बन रही थी अपने 2, उस पर काम चल रहा था। उसमें उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल वो भी नजर आने वाले थे। अगला क्वेश्चन, कामिनी कौशल का निधन हो गया 14 नवंबर 2025 को। तो इनमें से क्या थी एक्ट्रेस? 98 ईयर की थी। अभी भी पिछले कई फिल्मों में आपने ये फोटोग्राफ देखा होगा, ये तस्वीर देखी होगी आपने। 60 साल से भी ज़्यादा समय तक इन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया है। आगे बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का मीथेन गैस उत्सर्जन में मतलब कौन सा स्थान है भारत का? आंसर होगा तीसरा। चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है USA यानी अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। और जो ये रिपोर्ट है उसका ये डेटा आप देख रहे हैं। दुनिया का जो मीथेन है ना उत्पादन वो 17%, 17% चाइना करता है, अमेरिका करता है 8.6% और भारत 8.3% ये करता है। और भारत का ना सबसे ज़्यादा जो एमिशन हो रहा है मीथेन गैस का वो एग्रीकल्चर में हो रहा है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और ये खासतौर पर पशुपालन से बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इन सब रिपोर्ट का बहुत डिटेल में अगर जानना चाहते हैं ना तो PDF देख लीजिएगा या फिर डेली के करंट अफेयर्स में हम देते हैं। और PDF में खास तौर पर होता है वीडियो का लिंक भी होती है, तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे और डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद फट गया जिसकी राख के बादल भारत तक पहुंच गए? आंसर होगा इथियोपिया। और ये बादल फिर चाइना की ओर चले गए और ये बहुत ऊंचाई पे थे, तो इसलिए उसका डस्ट बताया जाता है कि भारत में जो बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है। ओके, तो जो जेट स्ट्रीम चलता है ना उधर से वो आया इथियोपिया होते हुए और आगे बढ़ गया। तो ये इस तरीके से ये फटा है, बहुत तेजी से फटा है। मतलब जो
ज्ञात इतिहास है उसमें सबसे तेजी से फटने वाला ये ज्वालामुखी बताया जा रहा है। और इस तरह से ये आगे बढ़ता गया, इधर से अरब सागर होता हुआ भारत की ओर आया, भारत से आगे बढ़कर फिर चाइना में के ऊपर में पहुंच गया। और बताया जाता है कि चाइना के और आगे बढ़ते हुए ये बढ़ेगा, जापान तक जाएगा और फिर ये धीरे धीरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में गिरेगा, राख नीचे आएगा, लैंड करेगा। ठीक है, तो ये जो देश है ना इथियोपिया, वो कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है, लैंड लॉक्ड देश है यहाँ पर। इस तरीके से इसके पड़ोसी जो हम देखेंगे कौन कौन है, तो इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान, सूडान है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू तो वो विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से निकाला गया? आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, ये माउंट सेमेरू जो है ना वो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है ये। तो नवंबर को फिर से फटा है और जो राख उड़ी है बहुत ऊंचाई तक। ठीक है, इंडोनेशिया में है ये। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांटो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के हवाई द्वीप पर स्थित किलावा ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो फिर से फट गया? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। ये हवाई द्वीप पर है और ऐसे फटा है ना, मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, दो सिंग जैसे निकलते ना, ऐसे इसमें से लावा फूट रहे हैं, निकल रहे हैं। हवाई द्वीप जो है ना वो कहाँ पर है? ये द्वीप जो है ना हवाई, वो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में। जो अमेरिका की जो मेन लैंड है ना, मुख्य जमीन है, उससे बहुत दूर है ये। अगला क्वेश्चन। किस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता का भूकंप नवंबर 2025 में आया जिसके झटके भारत में भी महसूस किए गए? आंसर होगा बांग्लादेश में। ठीक है, और वहाँ पर कई मौतें भी हुई हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं। असर इधर पश्चिम बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट है उस पर भी आया था। अगला क्वेश्चन। भारत के किन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है नवंबर 2025 में जिससे इसकी कुल संख्या 13 हो गई है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन? कोवलम, सोनापुर बीच और गोल्डन बीच। ठीक है, तो ये टोटल 13 हो गई संख्या और 13 के 13 ये आप देख रहे हैं। ठीक है, पूरी लिस्ट है। ये ब्लू फ्लैग 13 समुद्री तटों को मिला हुआ है और हर साल 2 साल पर 3 साल पर रिन्यू भी कराना होता है। ठीक है, अब ब्लू फ्लैग प्रमाण होता क्या है? प्रमाणन ये इंटरनेशनल इको लेवल है जो कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE जो कि डेनमार्क में है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर बहुत साफ सुथरा है, पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यटक जो है ना कहीं जाने के लिए ना ये भी देखते हैं कि ब्लू फ्लैग मिला हुआ है कि नहीं उस तट को। ठीक है, तो इससे क्या है कि इन तटों पर जो विदेशी सैलानी है उनका आना और ज़्यादा हो जाएगा। कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, उनको पूरा करना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को निर्देशित किया है कि वो सारण वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करें? आंसर होगा झारखंड। ये 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है झारखंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। किस देश में स्थित ज्वालामुखी सकुराजिमा विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख का धुआं 4,400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया? जापान। ये जापान के जो प्रमुख पश्चिमी द्वीप है ना क्यूशू, उसी में स्थित है ये। ठीक है, तो जो ज्वालामुखी फट रहे हैं ना उससे भी रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। चले आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। और कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर होगा। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में नागरिक फीडबैक को मजबूत करने के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर होगा आशा। क्या है? आशा। आशा का फुल फॉर्म होगा अन्य सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन। ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, ताकि ये पता चल सके कि सही लोगों को ये जो
अनाज है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं हम लोग। देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है ना आपके एग्जामिनेशंस के लिए, उसको हमने दो हिस्से में बांटा हुआ है। एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उसको, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेश। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत किस देश में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? किस शहर में? आंसर होगा न्यू दिल्ली में ये आयोजन होने जा रहा है। केंद्रीय जल एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये ऐलान किया है। कहाँ पर किया है ऐलान? बेलेम में, बेलेम ब्राज़ील में, वहाँ पर COP30 समिट चल रहा था उसी के दौरान। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ चुके हैं, G20 समिट। उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 20वां G20 समिट 2025 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका का जो शहर है वो है जोहानसबर्ग। ठीक है, ये राजधानी नहीं है वहाँ की, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा शहर है ये। तो वहीं पर आयोजन हुआ था 22-23 नवंबर को, और ये समिट, और उससे पहले भी ये चल रहा था, स्टार्टिंग तो 21 नवंबर से ही हो गया था। तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रही। G20 जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया था, 22-23 नवंबर को मुख्य तौर पर था। अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की इसकी। ग्लोबल साउथ की लगातार चौथी अध्यक्षता थी, ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग जो कंट्री है उनके लिए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि एक देश ने बहिष्कार किया था, आगे बताएंगे हम। तो G20 के 21 देश हैं जो देख रहे हैं, इसमें 21 मेंबर हैं, सॉरी, G20 के 21 मेंबर हैं, उनमें 19 देश मेंबर हैं और 2 संगठन हैं। 2 कौन? यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन। अगला क्वेश्चन, G20 2025 जो समिट हुई है उसकी थीम क्या थी? आंसर होगा एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये रही इस बार की थीम। ओके, ये है थीम, सॉलिडिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने G20 का बहिष्कार किया और अंतिम मसौदे के प्रारूपण में भी भाग नहीं लिया? आंसर होगा USA, अमेरिका। ये बहिष्कार कर दिया, कारण क्या रहा? तो ये ट्रंप का कहना था, अमेरिका के राष्ट्रपति का, कि दक्षिण अफ्रीका में जो अफ्रीकानर हैं, अफ्रीकानर किसको कहते हैं? सफ़ेद किसानों को कहते हैं, श्वेत, सफ़ेद नहीं, श्वेत जो किसान है वो। ठीक है, और जो वहाँ मूल लोग हैं वो ब्लैक हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो उनका दमन हो रहा है, ये आरोप लगाया था उन्होंने। तो फिर क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका ने कोई भाव नहीं दिया इनको। इन्होंने सोचा, और अमेरिका ने सोचा था कि हमको रिक्वेस्ट किया जाएगा फिर हम सीना तान के जाएंगे, छोड़ दिया दक्षिण अफ्रीका ने, कहा कि कोई बात नहीं, नहीं आएंगे, बहिष्कार कर रहे हैं, गलत बात है, इस तरह से बहिष्कार करेंगे तो फिर एक संगठन कैसे चल पाएगा। तो इनके बिना ही पूरा कार्यक्रम हुआ, वह शानदार कार्यक्रम हुआ, और नतीजा ये है, अगला जो अध्यक्ष बना है वो अमेरिका ही बना है G20 का। तो ट्रंप ने अध्यक्ष बनते ही ऐलान कर दिया है कि दक्षिण अफ्रीका को हम नहीं बुलाएंगे इस बार। जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है ना, उसका अलग तरह का पहले चलता था, मतलब अलग तरह की जियो पॉलिटिक्स चलती थी, भू राजनीति चलती थी। अब ट्रंप के आने के बाद खुलेआम दादागिरी टाइप की भू राजनीति हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, G20 समिट में किन देशों के प्रमुख वो अनुपस्थित रहे और उनमें से कुछ ने अपने प्रतिनिधि भेजे? आंसर क्या होगा इसका? USA, उसने तो बहिष्कार ही कर दिया था। चीन के भी राष्ट्रपति नहीं आए, रूस के भी राष्ट्रपति नहीं आए, मैक्सिको के भी राष्ट्रपति नहीं आए थे। मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं वो भी नहीं आए थे। हालांकि इन तीनों ने ना अपने प्रतिनिधि भेजे थे, अमेरिका का कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। अमेरिका का के सिर्फ वहाँ के जो राजदूत हैं ना अमेरिका के, जो कि दक्षिण अफ्रीका में, सिर्फ वही पहुँचे थे। ठीक है, और हाँ, इंडोनेशिया के भी नहीं आए थे।
इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, कॉमा इंडोनेशिया। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका के बाद G20 का अगला अध्यक्ष कौन बना है? अमेरिका, यूएसए बन गया है। और बनते ही ट्रंप ने कहा है कि हम दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वृद्धि, विकास और सभी के कल्याण के प्रति भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कितने विचार प्रस्तावित किए हैं? आंसर का 6 विचार प्रस्तावित किए हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। तो उन्होंने 6 जो प्रस्ताव दिए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो उन्होंने कहा है कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण होना चाहिए। दूसरा है G20 अफ्रीका कौशल गुणांक, उसका निर्माण होना चाहिए। G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल का गठन होना चाहिए। चौथा है कि G20 मुक्त उपग्रह डेटा साझेदारी यानी ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप की स्थापना होनी चाहिए। पांचवा ये है G20 क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी पहल का निर्माण होना चाहिए। और छठा है ड्रग टेरर नेक्सस का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का निर्माण। तो ये सब चीज़ें प्रस्तावित किए गए हैं, उसको शामिल भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किन देशों के समूह IBSA की मीटिंग G20 समिट 2025 के दौरान हुई है? आंसर होगा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, IBSA। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो ये है ये एक तरह से संगठन बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये मिलकर अपने विकास की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला हैं, भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को देखते हैं। देखिए, G20 समिट के दौरान ना जो G20 के मेंबर्स हैं और भारत हैं, उनके साथ अलग अलग पहल भी, नई इनिशिएटिव भी शुरू की गई है। जैसे इटली के साथ भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने, यानी आतंकवाद को लेकर जो फाइनेंसिंग हो रही है गलत तरीके से, बहुत सारे संगठन कर रहे हैं आतंकवादी संगठन, तो उससे निपटने के लिए संयुक्त पहल की घोषणा की गई है। ठीक है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ फोटोग्राफ देख रहे हैं। और क्या है अगला, भारत और कनाडा के बीच में अंतरिक्ष क्षेत्रों में गहन सहयोग की बात हुई है, ये प्रस्तावित किया है। ओके, किया गया है। अगला क्वेश्चन हाँ मुद्दा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई जो समकक्ष हैं उनके साथ मीटिंग की और भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बीच में एक त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की साझेदारी की घोषणा की है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें भी आपने जाना। अगला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत गजा में कौन सी सेना तैनात होगी? आंसर का अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी ISF कहेंगे इसको। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस के जो शांति सेना है उससे अलग होगी। कई देशों के सैनिक इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, गजा में ये चीज़ें होंगी। गजा का हाल बहुत बुरा है, आपको पता ही है। ठीक है, इजराइल ने हमला करके, पहले तो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसका इजराइल ने जब पलटवार किया है तबाह कर दिया है, बर्बाद हो चुका है वो क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का मेजबान देश तो वो है भारत। ठीक है, भारत ने मेजबानी की है। 19-20 नवंबर को ये आयोजन किया गया है। अब दोस्तों विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, किस पड़ोसी देश ने 100 रुपए के नोट में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छाप दिया है? आंसर क्या होगा? नेपाल। नेपाली केंद्रीय बैंक ने 26 नवंबर को ये 100 रुपए के नोट को जारी किया है पब्लिक के लिए। और इस मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो किस क्षेत्र को, ये नेपाल है। नेपाल में ना यहाँ पर ये एक क्षेत्र है भारत का। ठीक है, नेपाल में नहीं है, भारत में है ये। और ये 3 जगह है, 3 कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। तो उसको नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है। इस विवाद की शुरुआत हुई थी 2020 में। 2020 से पहले की बात है ना, जब नेपाल के मैप में, ऑफिशियल मैप में वो क्षेत्र नहीं, इलाका नहीं हुआ करता था।
2020 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, फिर सहयोगी जो प्रचंड हैं वो, उन दोनों ने ये सोचा कि विवाद करते हैं और वहाँ के युवाओं के मन में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया जाए। और इससे क्या होगा, भारत से जो नफरत बढ़ेगी वहाँ के युवाओं को, और इसमें चीन की भूमिका बहुत प्रबल थी। और नतीजा ये हुआ कि अब फ़ोटो भी छाप दिया है, ये नेपाल ने किया। भारत ने काफ़ी विरोध किया है, भारत ने कहा है कि ये बहुत ही गलत है और इस तरह की चीज़ों से कोई सीमा परिवर्तन नहीं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है ना, मोहम्मद बिन सलमान, वो अमेरिका पहुँचे थे और $1 ट्रिलियन के आसपास का निवेश वो करने जा रहा है अमेरिका में, सऊदी अरब। तो इसलिए ये दर्जा माना जा रहा है कि दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई है, जो भारत में निर्वासन में रह रही हैं? आंसर होगा बांग्लादेश, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना उनको। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश में बना हुआ है, उसी की सरकार ने बनाया हुआ है। तो उसी ने 17 नवंबर को ये जो फैसला सुनाया है। तो ये मामला है, हालांकि कुछ होना नहीं है क्योंकि वो तो भारत में रह रही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने अपने एलपीजी आयात का लगभग 10% किस देश से 2026 में प्राप्त करने का समझौता किया है? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका से। भारत अमेरिका से पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में जो है ना वो एलपीजी आयात करने वाला है 2026 में। 2026 में यूएसए के गल्फ कोस्ट से लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी खरीदेगा, एक साल में इतना खरीदेगा। और ये 2026 में टोटल जो आयात होगा उसका 10% होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश में 27वां संविधान संशोधन हुआ जिससे वहाँ की सेना के प्रमुख की स्थिति एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष के समान बन गई है? आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये स्थिति हुई है और बहुत सारे अधिकार जो है ना, मतलब बहुत भयानक अधिकार वो दे दिए गए हैं इनको, जिसे CDF का पद दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ओके, तो इसमें क्या है कि इसी के अंतर्गत अंडर में नेवी और एयरफोर्स को भी रख दिया गया है, मतलब सबके बॉस हो गए हैं ये। नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की स्थापना की गई है, जो कि जो न्यूक्लियर जो चीज़ें कमांड है उसका अध्यक्षता यही करेंगे। प्रधानमंत्री गए हवा। और क्या है, 5 सितारा रैंक मिला है, आजीवन कानूनी सुरक्षा मिल गई है कि कोई कार्रवाई इन पर हो नहीं सकती है भविष्य में। पद से हटाना बहुत कठिन कर दिया गया, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है वैसे ही प्रावधान किए गए हैं इसमें। इसके अलावा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा अधिकार वो छीन लिया गया है और इस कोर्ट को दे दिया गया है। और इस कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे? वो आर्मी चीफ करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब अनौपचारिक रूप से तानाशाह अब ये आसिफ मुनीर ये बनने जा रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा रही है? आंसर अंगोला और बोत्सवाना। ये 2 देशों में वो पहुंची थी। 8 से 13 नवंबर को अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा उन्होंने की है। तो अंगोला की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ आयोजित की गई थी वहीं पर। बोत्सवाना जो है ना वो अफ्रीकी लैंड लॉक्ड देश है। ओके, तो बोत्सवाना से भी अभी चीते आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर शामिल हुई? आंसर होगा अंगोला में। ठीक है, अंगोला उसका आयोजन किया गया था, 50वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है वहाँ पर। ठीक है, उसमें शामिल हुई। अब आगे बढ़ते हैं और GI टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं।
किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। दाव जो है ना कई आदिवासी समुदायों के द्वारा बनाए जाने वाला एक पारंपरिक दस्तकारी ब्लेड है और वो रखते हैं, तो इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। प्रश्नों का लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है, यानी रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 25 नवंबर को। थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट हों। अगला क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 नवंबर को। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर के तीसरे रविवार को, और 2025 में ये 16 नवंबर को। और थीम है याद रखें, सपोर्ट करें, काम करें, रिमेंबर सपोर्ट एक्ट, ये है इस बार की थीम। वर्ल्ड हेरिटेज वीक यानी विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व सीओपीडी डे कब मनाया जाता है? सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना, उससे संबंधित है। आंसर क्या होगा इसका? नवंबर के तीसरे बुधवार को, और इस बार 2025 में ये 19 नवंबर को हुआ है। ठीक है, अगला है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है विश्व बाल दिवस की। ठीक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को मनाया जाता है। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 17 नवंबर को। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और डेली का करंट अफेयर्स जरूर देखिए आप। ठीक है, डेली का भी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर मिल जाएगा आपको वीडियो, और मॉर्निंग को ही वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो डेली मंडे टू सैटरडे, और वीकली जो करंट अफेयर्स आता है वो संडे को होता है, और मंथ एंड में मंथली भी आता है, और पूरे साल का भी करंट अफेयर्स आप देखते हैं। तो क्वेश्चंस तमाम एग्जामिनेशन में खूब टकराते हैं, तमाम बच्चे ही बताते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।